देखिए, चलिए शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दो, मैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। देखो, काफ़ी देर से हम इस क्वेश्चन के अंदर उलझ रहे हैं। एक छोटी सी चीज़ थी, बस उस पर हमने ध्यान नहीं दिया। हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया, कितना लिया बेटा? 3530 ले लिया हमने, 3530 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर हमने क्या किया, इसके अंदर ये 140 को हमने लेस भी कर दिया, ठीक है। इस डिविडेंड से कोई इसका यहाँ पर कोई यूज नहीं आएगा। ये अपने जो लिखा है ना अपन ने, डिविडेंड पेड ऑन इनकम टैक्स, वो पेड है, P&L अकाउंट में इसको शामिल, अभी उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 850, और 850 होते ही कितना हो जाएगा बेटा? ये 4380, और 4380 में से 640 लेस करो एक बार, 3740। तो ये क्या आ जाएगा आपका? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बड़ा सिंपल सा काम था, देखो हमारे पास। और ये क्या कहलाएगा? ये कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। वापस इस क्वेश्चन को हम समझते हैं एक बार कि क्वेश्चन हमसे कह क्या रहा है। वापस पूरा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आ जाएगी चीजें, है ना। ध्यान दो, शेयर होल्डर्स फंड वाली बात समझ में आ गई सबको। पहले 1250 था, अब कितना हो गया? 1500। पहले कितना था बेटा? 1250, अभी कितना हो गया? 1500। तो 250 के हमने शेयर इशू कर दिए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, अब देखो हमें रिजर्व सरप्लस के ये वाला हम काम में नहीं लेते हैं। हमें स्टेटमेंट ऑफ P&L दिया हुआ है, तो हम इसको बनाएंगे कैसे? फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से इसको तैयार करेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3530। तो हमने उसको क्या ले लिया एज ए प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? अब इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे उनको ऐड कर देंगे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपने इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट 400 लिखा हुआ है, जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये इंटरेस्ट किसका पार्ट है? इंटरेस्ट अगर हमने पे किया है तो किसका पार्ट है? इंटरेस्ट अगर हमने पे किया है तो फाइनेंसिंग का पार्ट है। अब फाइनेंसिंग का पार्ट है, हमने इसको कहां लिख दिया? P&L में। अब ऑपरेटिंग के समय तो हम P&L में कितना ऐड करेंगे, मतलब उसमें नेट प्रॉफिट में कितना ऐड करेंगे? जो अमाउंट आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखा हुआ है। और फाइनेंसिंग में कितना लेस करोगे? जो आपने एक्चुअल में पे किया है। दोनों अमाउंट में क्या आ सकता है? डिफरेंस आ सकता है। तो इसी वजह से हमने क्या किया है, देखो यहां पर इस 400 को ऐड कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। आगे चेक करो, फिर हमने क्या किया? डेप्रेशन क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, कितना डेप्रेशन है? 450, वो भी हमने क्या कर दिया? यहां पर ऐड कर दिया। और इसके अंदर ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट ऑफ P&L को अगर हम चेक करते हैं तो एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम्ड, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। फाइनेंस कॉस्ट नहीं था, हमने इसको हटा दिया। डेप्रेशन नॉन कैश होता है, इसको हटा दिया। अदर एक्सपेंसेस में क्या लिखा हुआ है? कोई हमें जानकारी नहीं है क्या क्या है, तो हम क्या मानेंगे? सारे के सारे ऑपरेटिंग है। और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी हाँ, अदर एक्सपेंसेस में एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, तो ये ऑपरेटिंग ही होते हैं, इसलिए इनको हमने कुछ भी टच नहीं किया। क्लियर? अब लेस करने की बात करते हैं। लेस कौन सी इनकम को करते हैं हम? ऐसी इनकम जो कि हमने P&L अकाउंट के स्टेटमेंट ऑफ P&L में जिनको ऐड कर दिया हुआ है नेट प्रॉफिट में, अब क्या होगी? लेस हो जाएंगी। लेकिन वो इनकम कौन सी होंगी? जो स्टेटमेंट ऑफ P&L में लिखी होंगी, और या तो वो नॉन कैश है या वो कौन सी है? नॉन ऑपरेटिंग है। हमें पता है अदर इनकम, अदर इनकम में कुछ भी हो सकता है। अदर इनकम में तो पता लगेगा, क्योंकि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्या है आपका? कैश एक्सपेंसेस, वो सॉरी ऑपरेटिंग हो गया। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का, इसलिए इसको हमने यहां से लेस कर दिया। इंटरेस्ट रिसीव्ड 300। उसके बाद क्या है? डिविडेंड इनकम, ये भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग का, इसलिए हमने क्या कर दिया? इसको भी यहां से हटा दिया। और उसके बाद इंश्योरेंस प्रोसीड फ्रॉम अर्थक्वेक डिजास्टर सेटलमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग है। अर्थक्वेक डेली डेली थोड़ी आते हैं, कभी कभार का, मतलब ये तो नॉन ऑपरेटिंग है ना, तो हमने इसको भी क्या कर दिया? यहाँ से लेस कर दिया। सब कुछ लेस करने के बाद हमारे पास कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? 3740।
नहीं, ये कैश जनरेटेड ऑपरेशन थोड़ी ना है। क्या ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। अब क्या करेंगे इसके अंदर अपन, एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट चेक करो क्या क्या है आपके पास। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल, सबसे पहले ट्रेड पेबल ही है ना, या और कुछ भी है? करंट लायबिलिटीज में क्या क्या दे रखा है आपको? ट्रेड पेबल होगा। ट्रेड पेबल क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है? 1740। तो डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। अब डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 1740, ये क्या होगा बेटा? माइनस। ठीक है, और क्या है? अब एसेट्स में आ जाओ। इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री इंक्रीज है या डिक्रीज है? चेक करो क्वेश्चन में। इन्वेंट्री इंक्रीज है, डिक्रीज कितना? 1050। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 1050, और ये क्या हो जाएगा बेटा? ऐड हो जाएगा। उसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज कितना? 500। तो इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 500। और तो कुछ नहीं है ना? इसको सॉल्व करो, क्या माइनस में आएगा प्लस में आएगा? माइनस में आएगा। ये कौन से का? वो उसको अभी बताएंगे, अभी बताएंगे आगे। इसका कितना हुआ पहले तो ये चेक करो, केवल इनको। ये माइनस का, नीचे भी माइनस का है, कितना आ जाएगा ये? अरे यार, ये 550 प्लस का बच जाएगा ना ये, और 1740 में से 550 लेस कर। तो एक काम करना, 1050 लिख पहले, उसमें 1740 माइनस कर, उसमें से 500 माइनस कर। 1190 माइनस का आ रहा है ना? तो बताओ कितना बचेगा ये? माइनस 1190, 2550। और ये 2550 क्या हो गया बेटा? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब इसमें से हम क्या लेस करेंगे? टैक्स पेड। अब टैक्स कितना पे किया है ये भी अभी हमने चेक कर लिया था। टैक्स कितना पे किया है बेटा आपने? 900। टैक्स कितना पे किया है आपने? 900। ये हो गया यहां पर 900। कितना आ गया ये? 1650। ठीक है, अब इसमें क्या ऐड कर दो वापस आप? जो आपने अर्थक्वेक वाला सेटलमेंट किया था ना, उसको कल भी हमने वापस ऐड किया था, इस तरीके चीज को, इसको वापस ऐड कर दो। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक सेटलमेंट कितना है? 140। कितना आ गया? 1790। क्लियर? तो ये क्या कहलाएगा? नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर? अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि हमने 140 पहले माइनस क्यों किया, इसको वापस ऐड क्यों किया? क्योंकि इंपैक्ट तो नहीं हो गया इसका। अगर हम ना तो पहले माइनस करते ना यहाँ पर वापस को ऐड करते तो भी हमारा आंसर तो सेम ही आता। इसका इंपैक्ट क्या हुआ समझो आप। अर्थक्वेक, अर्थक्वेक एक नॉन ऑपरेटिंग टास्क है। अर्थक्वेक क्या है? नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो उसकी वजह से जो भी डिजास्टर हुआ उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ से हटा दिया। लेकिन अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस हुआ है वो उन चीज़ों का हुआ है जो कि बिजनेस की ऑपरेटिंग में आती है, तो हमने उसको वापस ऐड कर दिया। क्लियर? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग चल रहे थे, हमने ऐड कर दिया। और ये इंश्योरेंस का पैसा एक्चुअली में रिसीव हुआ है, हमें रिसीव हुआ है ना। आपको आप मान के चलो आपका एक गुड्स है, गुड्स बेच के पैसा मिलता, यहाँ पर पैसा आपको गुड्स बेच के नहीं मिला,
गुड्स खराब हो गए, किसकी वजह से खराब हुए? अर्थक्वेक की वजह से, और उसके बदले पैसा किसने दिया? इंश्योरेंस कंपनी ने। अब एक तरीके से इसको एक बहुत डीप थॉट में सोचें कि इंश्योरेंस कंपनी का एक प्रिंसिपल होता है। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंश्योरेंस कंपनी जिस भी चीज़ का आपको इंश्योरेंस आपने करवा रखा है और उसका पैसा क्लेम में आपको मिल गया ना, और उसके बाद उसका जो भी स्क्रैप बचेगा, कुछ भी बचेगा, उसके ऊपर राइट किसका? इंश्योरेंस कंपनी का। सपोज आपने कोई आपकी गाड़ी चोरी हो गई, गाड़ी चोरी हो गई और गाड़ी का आपने क्लेम ले लिया, उसके बाद वो गाड़ी पुलिस ढूंढ देती है। पुलिस ढूंढ अगर वो गाड़ी देगी तो वो गाड़ी किसको देगी? पुलिस अब आपको नहीं देगी, वो गाड़ी किसकी है? अब इंश्योरेंस कंपनी की है। तो यहाँ पर थोड़ी ये बनी कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका गुड्स लिया और उसके बदले आपको पैसा दिया, दैट मीन्स इट इज ए ऑपरेटिंग। तो हमने क्या किया? उसको एंड में वापस ऐड कर दिया और उसका पैसा मिला है आपको एक्चुअल में, कैश हो गया वो। केवल लॉस हुआ होता तो वो नॉन ऑपरेटिंग होता, तो उसको हम कहीं भी यहाँ पर ऐड, वो वापस से ऐड नहीं करते, केवल लेस करते। लेकिन एक्चुअल में उसके बदले आपको पैसा मिला है तो हमने उसको वापस भी ऐड कर दिया, वापस ऐड कर दिया एंड में। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? चलिए अब हम क्या बात करें बेटा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चेक करिए, बी पॉइंट शुरू करते हैं अपन। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बार मैं सारी चीजें लिख दूंगा इसके अंदर, एक बार में से सारी चीजें उनको यहां पर लिख लेते हैं अपन। तो देखो चेक करो एक एक करके आप। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर अपन आएंगे तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स पहले कितने की थी बेटा? 1910 की। देखो सिंपल सी बात समझो, आपके पास पहले कितने की थी? 1910 की। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। और इसमें से आपने बेची कितने की? 80। क्वेश्चन कह रहा है ना आपसे, इसमें से आपने सेल कितने की कर दी? 80 की। तो आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होनी कितने की चाहिए थी? चेक करो, आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होनी कितने की चाहिए थी? हाँ, और है कितने की आपके पास? कहां से आई बाकी की चीजें? ऑब्वियस सी बात है, आपने परचेज की है। ऑब्वियस सी बात क्या कहती है कि आपने उसको परचेज किया है। कितना हो गया ये? 2180। अगर अपन इसके अंदर से माइनस करते हैं कितना बचेगा? 350। यही बचेगा ना बेटा? दैट मीन्स, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? आपके पास टेंजिबल एसेट्स पहले कितनी की थी? 1910 की। इसमें से आपने सेल कितने की कर दी? 80 रुपीज की, 80 की। अब 80 की सेल होगी तो आपके पास बैलेंस तो कितना होना चाहिए था? 1830 होना चाहिए था। लेकिन आपके पास बैलेंस है कितना? आपके पास बैलेंस तो 2180 है। तो इसका मतलब 350 के फिक्स्ड एसेट्स क्या किए आपने? परचेज किए। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। और बेची भी है आपने कितने में? 20 में। तो दोनों चीजें लिख देंगे अपन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज ऑफ, सॉरी, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। लिखिए फटाफट इसके अंदर। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है बेटा? 350। ये तो माइनस में आएगा। और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ये कितना था? 20। ये काहे में आ जाएगा? प्लस में। कोई दिक्कत है यहां तक? जल्दी बोलिए, कोई डाउट है यहां तक? नहीं है ना? अब और क्या किया है आपने? इंटरेस्ट भी रिसीव किया था ना, लिखा है ना क्वेश्चन के अंदर। इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है आपने? क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट कितना रिसीव किया है आपने। इंटरेस्ट की इनकम कितनी दे रखी है आपको बेटा? नहीं, वो ऊपर है, वो अलग है। नीचे देखो, इंटरेस्ट की इनकम, इनकम है 300 रुपए की। तो समझो ध्यान से, ये तो इनकम है ना। एक्चुअल में कितनी हमने रिसीव वो की है, वो एक बार चेक करो। इंटरेस्ट एक्चुअल में रिसीव कितना हुआ है? ये तो करंट ईयर की इनकम है 300। तो क्वेश्चन में दे रखा होगा आपको कि आपने कितना रिसीव किया है। कहाँ लिखा हुआ है 100? हाँ, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, वो रिसीव नहीं हुआ है। इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब वो हमें रिसीव नहीं हुआ है। देखो ये दे रखा, बिल्कुल ये रिसीवेबल है, अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। आपकी इनकम कितनी थी? 300। और पहले कुछ रिसीवेबल था नहीं,
तो वो तो मिलने से रहा। आपके पास करंट ईयर में इंटरेस्ट की इनकम होती है 300 और आपका उसमें 100 रुपये अभी भी क्या है, रिसीवेबल है, बाकी है। तो मतलब आपने रिसीव कितना किया है, 200। तो इंटरेस्ट की इनकम कितनी रिसीव हुई है आपको, 200। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना लिख देंगे आप, 200 प्लस में आएगा ये भी। उसके बाद क्या है, डिविडेंड भी रिसीव हुआ है ना आपको, और डिविडेंड कितना रिसीव हुआ है, डिविडेंड तो 200 ही है। अब उसमें कुछ पेबल वगैरह में दिया हुआ नहीं है ना, तो मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो गया भाई, रिसीव हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 70। प्लस में या माइनस में, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, नेट कैश इनफ्लो, नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कितना आ गया भाई ये, 70 रुपीज। क्लियर है यहां तक। चलिए ये भी कंप्लीट, बी भी कंप्लीट हो गया अपना। अब किसकी बात करें अपन, सी की। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चेक करते हैं अपन इसको। सबसे पहले इसके अंदर चेक करो, आपने शेयर कैपिटल इशू किए हैं, कितना पैसा मिला उससे, 250। देखो, इशू ऑफ शेयर कैपिटल कितना है बेटा, 250। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपने लोन भी लिया है, कितने का लिया है, 250 का लोन लिया है ना आपने। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अदर एडजस्टमेंट में देखो दिया हुआ है आपको, अदर इंफॉर्मेशन में नहीं मिला, मिल गया ना। ये पहली लाइन लिखी हुई ना आपके पास, एन अमाउंट ऑफ ₹250 वाज रेज्ड फ्रॉम द इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल एंड फर्दर ₹250 वाज रेज्ड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ये भी हमसे क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या हो गया यहां पर, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स टेकन, कितने का है ये भी, 250। ये भी प्लस में आ जाएगा। अब एक चीज मुझे समझाओ भैया आप यहां पर, कि आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 1040 की थी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स कितने की थी, 1040 की। आपने 250 का लोन और ले लिया, तो आपके पास तो 1290 होना चाहिए था बैलेंस। लोन का क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए था, 1290 होना चाहिए था। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास लोन का बैलेंस कितना होना चाहिए था, 1200, लेकिन है कितना, 1110। तो बाकी का 180 कहां गया, मतलब आपने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। ठीक है ना। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। क्लियर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए अब आपने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है। अब इंटरेस्ट पे कितना किया है, ये भी थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, कितना पे किया है इंटरेस्ट, 270 का आया था, नहीं आया था, 270 का इंटरेस्ट कैसे आया था, बैलेंस बच रहा है ना उसके अंदर। वापस समझा दूंगा, अगर नहीं दिक्कत है तो बता देना मुझे, वापस बता देते हैं, रुको एक बार। इंटरेस्ट पेड 270। भाई देखो सिंपल सी बात है यहां पर, कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आपके पास इंटरेस्ट का खर्चा कितना है, 400। कितना है, 400। ये चीज क्लियर है। अब इंटरेस्ट आपको 100 तो पहले के ही देने थे, करंट ईयर के अभी भी 230 देने। अब आप सोच के देखो कि आपको अगर 100 रुपए इंटरेस्ट के पहले देने थे, 400 रुपए आपका करंट ईयर का इंटरेस्ट का खर्चा है, तो टोटल 500 हो गया ना इंटरेस्ट का खर्चा। टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना हुआ, 500। 500 ही है ना। आपको 500 रुपए इंटरेस्ट के पे करने हैं, लेकिन आपका बैलेंस क्या बता रहा है कि आपको अभी पे कितना करना है, केवल 230। तो बाकी कहां गया, बाकी मतलब आपने क्या कर दिया, 270 का पेमेंट कर दिया। एक तरीका तो ये है इसको समझने का। दूसरा क्वेश्चन खुद कह रहा है कि 170 रुपए ड्यूरिंग द ईयर ये पे किए हैं और 100 रुपए ये पे किए हैं, तो हो गया 270 ये भी। क्लियर, डायरेक्ट भी क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। डिविडेंड कितना पे किया है, क्वेश्चन कह रहा है हमको 1200।
डिविडेंड कितना पे किया है हमने 1200, ये भी हमको कौन बता रहा है डायरेक्टली, क्वेश्चन कह रहा है डिविडेंड पेड। ये भी माइनस में आएगा और ये भी माइनस में आएगा। टोटल करो कितना आएगा, 250, 250, 500, 680, 680 तो इधर से हो गया, इनको लेस भी तो करो। है? 1200 लेस कर दिया, 1200, 270, 1470, और इसमें से कितना लेस किया तुमने? हाँ, एक सेकंड रुको, हम शायद कुछ गलती कर गए। बेटा ये रीपेमेंट है, ये भी तो 180 माइनस में आएगा। ये रीपेमेंट है, ये 180 माइनस में आएगा ना, तो 500 नहीं, ये 360 का डिफरेंस आएगा इसमें, है ना। इसमें 360 और ऐड कर देंगे अपन, 1100 माइनस के 1150 आ रहे हैं ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये 1150 माइनस क्यों, तो ये क्या हो जाएगा, नेट कैश आउटफ्लो, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब ये तीनों चीजें हो गई हमारी, अब क्या लिखेंगे हम, नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, क्या क्या है, 2500 नहीं 1790, 1790 प्लस 70 माइनस 1150, कितना आ जाएगा, 710। इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कितना था, हाँ नहीं 25 नहीं, उसमें और भी चीजें होंगी इसके अंदर, केवल 25 से नहीं होगा ये। इसने क्या किया हुआ है देखो, ओके, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग में आपको क्या दे रखा है 25, इससे तो फिर आंसर ही मैच नहीं करेगा अपना ये, है ना। ये तुमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज मेरे को एडलेस नहीं करवाई थी क्या, करंट इन्वेस्टमेंट आपने उसमें नहीं करवाया था ना मेरे को, कोई बात नहीं। तो एक काम करो आप, अब इसका तरीका मैं बताता हूं आपको ना, इसमें एक वर्किंग नोट और बनाओ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, क्योंकि आपको मैंने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला लिखाया था जिसके अंदर कई चीजें उसके अंदर क्या की जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं, है ना। अब उनको देखो आप क्या क्या हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। देखो आपको सबसे पहले ये 2 ईयर है ना, 2016, सबसे पहले तो आपको कैश का बैलेंस दिया हुआ है, कितना है बेटा कैश का बैलेंस, 25, और इधर कितना है 200, और एक चीज और छोड़ी है आपने इसके अंदर, क्या, मार्केटेबल या करंट इन्वेस्टमेंट लिख दो। करंट इन्वेस्टमेंट कितने थे, और तो इसको इस तरह से लो, कितना आ जाएगा 160, और ये 870, क्या हो जाएगा भाई 160 और 870। तो अब हम यहां पर जो ऐड करेंगे ना, वो 160 ऐड करो, तो ये 870 आ गया। क्लोजिंग, हाँ हाँ बोलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, हाँ बोलो, किसमें, मार्केट, देखो करंट एसेट्स, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद करो, उसमें मैंने लिखाया था, उसमें केवल कैश नहीं आता है, उसमें कैश, बैंक का बैलेंस, इन्वेंट्री, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सब कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होती है। अब हमने क्या किया, थोड़ी सी हमसे गड़बड़ क्या हो गई
कि हमने जब इसको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, तो ये एडजस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में हमने मार्केटेबल सिक्योरिटी को एडजस्ट नहीं किया ना यहाँ पर हमने। अब यहाँ पर अगर अपन उसको एडजस्ट कर लेते तो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर माइनस हो जाता, यहाँ पर क्या हो जाता माइनस, तो आपको वहाँ पर एडजस्ट नहीं करना पड़ता, वो क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व हो जाता फिर अपना, फिर अपने को उसके अंदर दिक्कत नहीं आती। क्लियर? तो हमने यह नहीं किया, तो हमने उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट कर लिया। पे अगर कोई चीज़ रह गई हमसे तो अब उसका सॉल्यूशन क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर दिया तो आप चेंज तो नहीं कर सकते ना, तो आप क्या करोगे, उसको यहाँ पर वर्किंग नोट बना दो और उसमें दिखा दो कि हमने इसको क्या मान के किया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मान के किया है। एग्जामिनर को थोड़ी ना बताया तुम भूल गए, है ना, उसको तुमने बता दिया कि नहीं हमने इसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट माना, इसलिए हम इसका एडजस्टमेंट वहां पर करना भूल गए। क्लियर? तो ये क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट है हमारा। मुझे अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम अटक कहाँ रहे थे। बस मतलब ये तो मैंने बाद में लिखा है, तो 300 पहले हमारा आंसर क्यों नहीं आया था, 300 मैंने बाद में लिखा, है ना, थोड़ा सा ये इसको देखा, और ये एक्चुअल में किसी काम का है भी नहीं, वैसे ही लिख दिया इसने इसको यहाँ पर, है ना, हिंदी मीडियम में गलत लिख दिया, इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, वो इंग्लिश में पॉइंट सही है, उसका कोई यूज नहीं है हमारे पास पूरे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना? तो अब हम क्यों कंफ्यूज हो रहे थे नहीं पता, कई बार हो जाती है चीजें इस तरह की भी, सब पूरा क्वेश्चन सही होते होते भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ये स्थिति वो स्थिति उत्पन्न होती है जब हम 2 + 2 5 करने लगते हैं, और वो जब तक हम 5 मिनट का ब्रेक नहीं देना खुद को, और लगातार जितनी बार भी सॉल्व करेंगे वो 2 + 2 5 ही करेंगे हम उसको, वो 4 करेंगे ही नहीं उसको, वो 5 ही चलता रहेगा माइंड में, क्योंकि वो सेट हो गया है हमारे दिमाग में। ठीक है ना? हाँ चलिए ठीक है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट है आपका। आगे क्वेश्चंस कितने कंप्लीट कर लिए आप लोगों ने? ये हो गया क्वेश्चन, अरे आवाज नहीं बेटा, इधर जाना। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका, 14 हो गया ना सबका? ठीक है, 15 हो गया सबका, ये भी कंप्लीट है। उसके बाद 16, ये इसमें क्या दिक्कत आई, नहीं आ रहा, चलो इसको मैं करवा दूंगा ना कल। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि ये जो क्वेश्चन है जितने भी, ये हम अभी कब तक कंप्लीट कर दें इसको, सैटरडे तक इसको कंप्लीट कर दें। ठीक है ना, सैटरडे तक हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू क्लास।